कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, बट प्लानिंग के साथ की हुई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये बात पक्की है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि जेई मेन 2026 जनवरी सेशन 1 महीना दूर है, 35 दिन दूर मान लो। किसी-किसी के लिए 40 दिन दूर होगा, जिसका जनवरी एंड में एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। काफ़ी बच्चों का सिलेबस 70, 80, 90% के आसपास कंप्लीट होगा और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा और वो रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। मेरा भी आज जो कहने का जो मैं आज लेके आया हूँ पॉइंट, वो भी रिवीजन के बारे में ही है। रिवीजन आप करेंगे ऑफ कोर्स। जो बच्चे 80% 85% पे हैं या 90% पे हैं, जितना पढ़ना है, नए चैप्टर पढ़ने हैं, पढ़ डालो। कब तक? दिसंबर एंड तक। दिसंबर एंड के बाद 31 दिसंबर के बाद में मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं कि आप नई चीजें बिल्कुल ना पढ़ें। और जो बचे हुए आपके पास 20-25 दिन बचेंगे, उसके अंदर केवल आप रिवीजन करें। ये बात आप भी जानते हो, कितना ही पढ़ लो आप, उसको अगर समेटा नहीं आपने, रिवीजन नहीं करा, तो फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है रिवीजन, रैंडम रिवीजन ना प्लान्ड रिवीजन। मैंने कहा ना कि प्लान्ड मेहनत जो होती है उसका फल सबसे मीठा होता है। तो प्लानिंग के साथ आपको रिवीजन करना है, जिसमें पहला पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, डेली स्टडी डिसिप्लिन। अब मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मुझे खुद अपने तरीके से प्लान करना है रिवीजन। तो आप एक पेपर पर कोई ए4 शीट ले लीजिए, उसके 3 भाग कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसमें तीनों के चैप्टर के नाम लिख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। मान लो ऑन एन एवरेज 22-25 चैप्टर होते हैं पर सब्जेक्ट। और डे वाइज, डेट वाइज, डे 1 उसकी क्या डेट है, उसके साथ इसका रिवीजन करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। और इस रिवीजन शेड्यूल के हिसाब से ही आपको चलना है। अच्छा, रिवीजन आप जब करते हैं तो बीच-बीच में बैकलॉग ऐसा शब्द है कि आपके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, जैसे मतलब कोई इंसान जीवित है तो खून है, उसमें हड्डियाँ हैं और स्किन है, ऐसे ही वो बैकलॉग आपके साथ जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं बच्चों के साथ बैकलॉग रहता ही है। तो सर, बैकलॉग तो इसमें भी आएगा ही आएगा बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, किसी दिन कोई पर्टिकुलर बैकलॉग आ गया, मान लो कोई चैप्टर था आपका, केमिकल बॉन्डिंग था उस पर्टिकुलर डे को, और उस दिन आपको कुछ ऐसा हुआ, मूड अच्छा नहीं रहा, या मान लो पूरा नहीं हो पाया, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मैं चैप्टर पूरा रिवाइज नहीं कर पाया। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है थ्योरी रिवीजन एज वेल एज डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन द मॉड्यूल अवेलेबल विद यू, या सम पीवाईक्यूज और समथिंग लाइक दैट। तो वो हो नहीं पाया, तो फिर अगले दिन केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ना है। अगले दिन अगर मान लीजिए आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है चैप्टर में, रिवीजन में, तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है। वो जो केमिकल बॉन्डिंग बचा रह गया, आधा पोर्शन पढ़ लिया, आधा रह गया था, तो वो किसी और दिन, किसी बफर डे को रखना है। याद समझ में आ रही है बात? अब मान लो 25 चैप्टर हैं, 25 दिन का शेड्यूल बनाया, तो 25 दिन के शेड्यूल में 4-5 दिन आप बफर डे भी रखिए। संडे को रख सकते हैं, किसी और दिन को भी रख सकते हैं। बफर डे अपने हिसाब से आप रख लीजिए। उस बफर डे को कोई बचा हुआ चैप्टर होगा तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेली स्टडी डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें, और बीच में कोई हल्का-फुल्का बैकलॉग आ जाए तो उसको आप किसी बफर डे पे कंप्लीट करें, और वो बफर डे आप जरूर रखें 3-4 दिन के, ताकि आप ये सब पढ़ पाएँ। क्लबिंग चैप्टर्स एंड सेट प्रायोरिटी। देखो, ये भी आप जानते हो कि कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर्स रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी नेचर सिमिलर होती है। अब जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन करते हो तो आप जानते हो केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफ़ी सिमिलर हैं। वही कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग थ्योरीज, वीबीटी वगैरह, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन में रिप्रोड्यूस होंगे। तो एक साथ उनको रिवाइज कर लो। तो आप चैप्टर सीक्वेंस जब डेवलप करें तो इस तरीके से करें कि केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक साथ रिवाइज करें, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम एक साथ रिवाइज करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में आप लिक्विड सॉल्यूशन को ले सकते हो। तो इस तरीके से क्लबिंग आप, हालांकि कुछ चैप्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी भी ले सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर प्लान नहीं बनाते ना, तो वो शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के रिवीजन से, फिर वही स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन, मोलारिटी मोलारिटी कन्वर्जन, और पता चला 3-3 दिन तक वही क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैं परफेक्ट रिवीजन करूंगा, परफेक्ट मतलब चैप्टर में एकदम बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाऊंगा, बहुत बढ़िया। नहीं भाई, एक ही दिन है उस चैप्टर के लिए, तो फिर एक ही दिन देना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इसका मतलब चैप्टर्स को आप जरूर क्लब करें, क्लब करके आप पढ़ें, ताकि साइंटिफिक तरीके से आप चीजों को रिवाइज कर पाएं। प्रायोरिटी भी सेट करें। अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको 2 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, 3 बार भी रिवाइज करने पड़ेंगे।
फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो आपने कोई लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये रिवाइज कर लिया, तो बस लास्ट में एक बार और देख लेना एग्जाम से पहले 2 दिन पहले फॉर्मूले क्या है, चलेगा। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, उसमें ऐसा होगा कि वो डी एंड एफ ब्लॉक अभी भी पढ़ा, 15 दिन बाद फिर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसके 15 दिन बाद एक बार फिर रिवीजन करना पड़ेगा, और एग्जाम से जस्ट पहले एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, क्वालिटेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गए जो आपके लैब मैनुअल में होते हैं, वो भी आपको मतलब 3-4 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम से पहले कि अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली आई विल बी एबल टू डू इट। अब बीच-बीच में कुछ बच्चे बोलते भी हैं कि सर हमसे तो ये प्लान ना बन पाएगा कि चैप्टर वाइज़ कैसे करें और खुद प्लान बनाएँ और खुद उस हिसाब से रिवीजन करें। तो फिर ठीक है, अगर कोई प्रॉपर रिवीजन का कोई कोर्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। कॉम्पिटिशन ने चैम्प बच्चों को दिया हुआ होता है कि चैम्प के थ्रू आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज़ प्रायोरिटेशन भी दिया हुआ है और टेस्ट भी दिए हुए हैं। बाकी आप टेस्ट देते हो। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फोकस ऑन पार्ट टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट, एफएसटी मतलब फुल सिलेबस टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर एनालिसिस। अब जो भी आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के थ्रू भी आपको काफ़ी चीज़ें याद होती हैं। 3 घंटे का टेस्ट लिखोगे आप, 300 में से मतलब आपके जो भी नंबर आ रहे हैं, 150 आए, 180 आए, 200 आए, 220 आए, बच्चे की प्रिपरेशन के हिसाब से उनके मार्क्स आते हैं। तो उसके बाद उसका एनालिसिस भी बड़ा ज़रूरी है। 3 घंटे का टेस्ट लिख रहे हैं, 1.5 घंटे का एनालिसिस लगता है उसमें। जो क्वेश्चन गलत हुए आपके, आपको लग रहा था कॉन्फिडेंस था कि ये सही होगा और गलत हो गया, तो उसके रिवीजन में कहाँ गलती हुई है, वो सब देखने में, ताकि वो आगे गलतियां आपकी कम हो आने वाले टेस्टों में। वीक के अंदर 2 टेस्ट आप दे सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम। 12-15 टेस्ट जरूर दे दें आप बिफोर गोइंग टू द जेई मेन जनवरी सेशन, ताकि आप टेस्ट का एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको रहे और आपके दिमाग में टेस्ट के लिए कोई नए अप्रीहेंशंस ना हो। ऐसा ना हो कि ये टेस्ट आया है, अजीब सा है, क्या है। पहले से इतनी आदत आपको होनी चाहिए और ये एनालिसिस वाला पार्ट भूलें नहीं। शुरू में पार्ट टेस्ट आप दे सकते हो कि भाई चलो 11th का दे दें, फिर 12th का टेस्ट दे दें, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट तो जरूरी है ही। फुल सिलेबस टेस्ट से ही बच्चों को मालूम पड़ता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और कितने मार्क्स उनके टेस्ट में आ रहे हैं। तो लगभग वैसे से मार्क्स, अगर पेपर सही तरीके से फ्रेम किए गए हैं बाय योर इंस्टीट्यूट और एनी अदर प्लेस, तो वो आपको आइडिया देते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और लगभग कितने मार्क्स आपके जेई में आ सकते हैं। देखो, नंबर कम भी आए तो वो एक रियलिटी है कि नंबर कम आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन में कहीं कमी रही होगी, बट इस 1 महीने के अंदर व्हाट बेस्ट यू कैन डू, दैट यू शुड डू। तो इन पॉइंट्स का अगर ध्यान रखोगे तो आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू crack the exam with the best of your preparation and abilities. All the very best to all of you.